नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल देश की बात में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में जातियों का विखंडन वैश्य और शूद्र समाज में ही क्यों हुआ। वैश्य और शूद्र समाज में ही ब्राह्मण और क्षत्रिय एक क्षत्र वैसे ही जैसे है आदिकाल से या धरती के निर्माण से ब्राह्मण और क्षत्रिय वैसे ही मूल रूप में है, लेकिन वैश्य और शूद्र का विखंडन क्यों हुआ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसके डिटेल में बात करते हैं। तो भारत के आज़ादी, इसकी शुरुआत करने से पहले हम एक जानकारी शेयर करते हैं। क्या है, भारत में आक्रमण, कई विदेशी आक्रमण पुरातन काल से, वैदिक काल से ही आक्रमण हुआ या बोला जाए जब से धरती का निर्माण हुआ तब से भारत में आक्रमण हुए ही होंगे। लेकिन जैसा इस ऐतिहासिक स्रोत है हमें, तो भारत का आक्रमण हुआ वैदिक काल में। पहले सिकंदर, शक, हूण, कुषाण ये सब आए। तो ये क्या आने के बाद क्या हुआ, यहाँ के राजा लोग को राज तो ख़त्म कर दिए, छोटे छोटे राजा में तो टुकड़े कर दिए। और इनका मेन नेतृत्व क्या हो गया, शक, कुषाण, हूण का। सिकंदर तो हालांकि यहाँ राज नहीं कर पाया, लेकिन शक, कुषाण, हूण ये सब यवन लोग राज कर पाए। तो यहाँ के जो समाज, शक, कुषाण, हूण के बाद यहाँ के लोकल राजा को हराने के बाद क्या हुआ, यहाँ का शासन प्रशासन उनके हाथ में आ गया। शासन प्रशासन उनके हाथ में आ गया तो क्या हुआ, यहाँ की शासन सत्ता उनके हाथ में आई तो क्या है, वहाँ ये तो इतने लोग आए नहीं थे, लड़ा के सैनिक ही आते थे। तो यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को, यहाँ देश की संचालित करने के लिए यहीं के लोग ही चाहिए। तो प्रशासन में सारे यहीं के लोग रहते थे। उनमें से कौन रहते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। और वैश्य शूद्र भी रहते होंगे तत्कालीन स्थिति में, लेकिन हमें अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है कि ब्राह्मण शूद्र को प्रशासनिक में कोई स्थान मिलता था कि नहीं मिलता था। लेकिन आगे जैसे ही आएंगे हम, उसके बाद हमारे देश में आक्रमण हुआ अगर गुलाम वंशों का। उसके बाद आक्रमण हमारे देश में हुआ मुसलमानों का, जैसे खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, ये सब दिल्ली सल्तनत के समय में मोहम्मद गजनवी ये सब आक्रमण हुए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ के शासन प्रशासन तो, उसके बाद मुस्लिम आक्रांता का आक्रमण हुआ देश में। तो देश में यहाँ के राजा जो हारने के बाद, दो प्रकार के राजा थे। एक तो राजा ऐसे होते थे जो राज्य व्यवस्था को छोड़ के निर्वासित जीवन और अपनी शक्ति एकत्रित करने के लिए कहीं जगह जाके इकट्ठे जंगलों में इकट्ठा हो जाए, ताकत अपना बढ़ाते रहते थे उनसे लड़ाई करने, विद्रोह करने के लिए। लेकिन जो ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण या क्षत्रिय, उसी समाज में उसी के शासन प्रशासन को संभालने में, विदेशी शासन को संभालने में सहयोग करते थे। तो सहयोग करने के बाद क्या, वहाँ जो जितने भी यहाँ विदेशी आक्रमण हुए, सबने अध्ययन किया यहाँ की व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को। लेकिन इसमें मुख्यतः सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया मुसलमानों के द्वारा। तो मुसलमान के द्वारा अध्ययन करने के बाद समझ में आया कि यहाँ का मूल भरण पोषण, देश को शासन समृद्ध करने का मेन बेड़ा किनका है, मेन मुख्य किरदार किनका है, यहाँ के वैश्य और शूद्र समाज का। क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण क्या है, एक राजा लड़ाई, क्षत्रिय क्या है, समाज हमेशा लड़ाई झगड़ा और देश की राजनीति को संभालता है, और ब्राह्मण समाज वहाँ के नीति, शिक्षा ये सब को संभालता है। लेकिन यहाँ को धन संपत्ति, वैभव सब देता है तो कि यहाँ के वैश्य और शूद्र समाज देता है। तो वो सोचे कि हमें यहाँ एक छत्र राज करना है, तो पहले हमको इस सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। तो उसको तोड़ने के लिए वो लोग सीधे तो तोड़ नहीं सकते थे, और ब्राह्मण क्षत्रिय के माध्यम से ही यहाँ के जितने भी वैश्य शूद्र समाज थे उनको क्या हुआ, बरगलाना चालू किया कि तुम जिस वैश्य समाज क्या है, एक काम नहीं करता था। वैश्य समाज कई सारे काम करते थे, जैसे सोने से लेकर लकड़ी का काम, मिट्टी का काम। तो वैश्य और शूद्र समाज को इतने भागों में तोड़ा कि आज़ादी के बाद से ही आज 2023-24 चल रहा है। तो उस स्थिति में, ऐसे 21वीं सदी में भी समझिए हमारा जातियों में इतना बटा है कि हम
अपने आप को वैश्य नहीं समझते। हम अपने आप को क्या समझेंगे? सोनार समझेंगे, लोहार समझेंगे, चमार समझेंगे और कुम्हार समझेंगे। दुनिया भर की भारत की जातियाँ जो हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय करते हैं उसमें व्याप्त है। लेकर जैसे मोची मोची हो गया और क्या नाई हो गया, ये सब समाज तो ऐसे ही होते गई। तो ये देखिए मुसलमान आने के बाद ही जातियों का निर्माण हुआ और इसमें सहयोग किया हमारा क्षत्रिय और वैश्य समाज, क्योंकि वो लोग ही उन मुसलमान शासन के प्रशासनिक अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी होते थे। यहाँ तक कि ग्रामीण गांव से लेकर प्रदेश देश स्तर तक उन्हीं के अधिकारी रहते थे, जहाँ वो लोग प्रशासनिक अधिकारी से लेकर न्यायिक व्यवस्था से लेकर ग्रामीण गांव के लेवल तक जमींदार ये सब सभी स्तर तक संभालते वही थे। तो यहाँ के जो वैश्य समाज और शूद्र समाज को इतने भागों में तोड़ा कि इनको ऐसे तोड़ा जाए कि भारत विखंडित हो जाए, भारत दोबारा जुड़े ना। और वैश्य और शूद्र समाज आज इतने भागों में टूटा कि आज हमको कोई भी जैसे काम जो जिस व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, मैं जैसे मुख्यतः मैं तेली जाति का हूँ, तो तेल के व्यवसाय करते थे। कोई सोने का काम करता था, सोनार हो गया, कोई मिट्टी बर्तन का बनाता था, कुम्हार हो गया। तो वो आज अपने काम करने के व्यवसाय को ही जाति समझता है, जबकि जाति ये गढ़ा गया है मुसलमान के द्वारा। जाति शब्द भारत में मुसलमान आने के बाद ही प्रारंभ हुआ, उससे पहले हमारा जाति शब्द था ही नहीं। हम तो क्या है, वर्ण व्यवस्था में ही थे हम। और ये वर्ण व्यवस्था का उदाहरण आज से नहीं, वेदों में भी वर्णित है। लेकिन वर्ण व्यवस्था क्या था? ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कोई भी वर्ण किसी भी जैसा काम करता है, जैसा व्यवसाय करता है, जैसा इच्छा रखता है, जैसी उसकी क्षमता है, उसमें वो ऊपर नीचे होते रहता था। जैसे इनमें उदाहरण बहुत सारे हमारे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय समाज थे, लेकिन वो ब्राह्मण समाज में हो गए। वैसे ही एक रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी एक शूद्र समाज से थे, लेकिन शूद्र वर्ण से थे, लेकिन उनको ब्राह्मण वर्ण में ही पूजा जाता था। तो ऐसे करके वर्ण व्यवस्था में हमेशा परिवर्तन होते रहता था। लेकिन इसको एक स्थिर कर दिया गया विदेशी सोच के द्वारा, और वैश्य और शूद्र को ऐसे तोड़ा गया कि समाज का जो भरण पोषण करता है, देश की सुख समृद्धि और वैभव के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहता है, उसको इतने भागों में तोड़ा कि आज वो जातियों में टूटकर रह गई है और अपने आप को वैश्य नहीं समझती और इकट्ठित नहीं रहती। और इसी में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जातियों से उपजाति इतनी निर्माण हो गए कि हम कह नहीं सकते। इससे भारत का विखंडन का मुख्य कारण यही है। वैश्य समाज टूटता गया, यहाँ की नेतृत्व क्षमता घटती गई, यहाँ का सामाजिक स्थिति चरमरा गई पूरा, और सामाजिक स्थिति चरमरा गई और देश क्या है, कमज़ोर हो गया। देश कमज़ोर होने से क्या, विदेशी आक्रमण फलता फूलता गया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल आए, शेर शाह आया, फिर अंग्रेज़ आए, फिर न जाने और कितने। अभी की स्थिति में भी हम नहीं कह सकते कि कोई हमारे देश में राज नहीं कर सकता, लेकिन भारत का यह स्वाभिमान जागा है और देश की समृद्धि जागी है। यहाँ के वैश्य और शूद्र समाज में एक जागृति जागी है कि हम एक सर्वसंपन्न समाज हैं। हमने भी इतिहास में नेतृत्व किया है, तो उससे उनका शौर्य जागने से भारत हमारा समृद्ध हो रहा है, तरक्की हो रही है। और हम एक ऐसी अनुभूति भी आगे आने वाले जीवन में करने लग जाएंगे कि हम इतने जातियों में न टूटकर हम एक वैश्य हैं या शूद्र हैं। तो जैसा जो काम कर रहा है वैसा वो समाज है, न कि ब्राह्मण और क्षत्रिय। जो देखिए एक क्षत्र उन लोग जीवन में जब से निर्माण हुए हैं, जब से वर्ण व्यवस्था आई है, उनका एक ब्राह्मण और क्षत्रिय ही जात है, उसके अलावा कोई जात नहीं है। तो हमको भी भारत को एकत्रित करके वैश्य समाज और शूद्र समाज एकत्रित होकर भारत के निर्माण में सहयोग करें और देश की आर्थिक तरक्की बढ़ाएं, क्योंकि हमारा मूल कर्तव्य, हमारी मूल जिम्मेदारी है कि हम देश की सुख समृद्धि और वैभव को हम ही ला सकते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इस
देश को संपन्न बना सकता है। यहाँ के ज़मीन से लेकर बड़े बड़े व्यवसाय, खेती बाड़ी या व्यवसाय करने वाला व्यक्ति ही यहाँ की सुख समृद्धि और वैभव ला सकता है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।